नमस्ते। आज हम बात करेंगे हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। मतलब अगर दिमाग में खून का स्त्राव हो जाए या फिर ब्लीडिंग हो जाए तो उसका इलाज आधुनिक तरीके से कैसे संभव है। मैं हूं डॉक्टर मंदार वागरकर, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने बात किया कि स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं और उनके दो टाइप्स क्या होते हैं। आखिरी वीडियो में हमने बात की इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि कैसे क्लॉट और थक्के के कारण दिमाग की खून की नस बंद हो जाती है और खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता ब्रेन को। पेशेंट को इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जिसके बारे में हमने बात की। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे क्लॉट बस्टिंग और क्लॉट पिघलाने वाला इंजेक्शन देके या फिर एंजियोग्राफी द्वारा किए जाने में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी ऑपरेशन का, जिससे क्लॉट निकला जा सके और पेशेंट की आजीवन विकलांगता बचाई जा सकती है। इन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। आज हम बात करेंगे हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। मतलब अगर दिमाग में खून का स्त्राव होना या ब्लीडिंग हो जाता है तो उसका इलाज कैसे आधुनिक तरीके से संभव है। अगर आप स्ट्रोक के लक्षणों की वजह से किसी भी हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाएगा। अगर सीटी स्कैन में ब्लीडिंग आता है तो ब्लीडिंग के पैटर्न को जानते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि ब्लीडिंग क्यों हुआ है। अगर डॉक्टर आपको से कहता है कि ये एक हाइपरटेंसिव ब्लीड है, कि बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से दिमाग की कोई छोटी नस फट गई, अगर ब्लीडिंग कम मात्रा में हुई है, स्लो या कंट्रोल्ड है, तो दवाई के द्वारा बीपी को कम किया जाता है, पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के साथ रखा जाता है और जल्दी रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है। अगर ब्लीडिंग को बाद में होने वाली सूजन अगर ना बढ़े तो। पर अगर यही ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है या एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है न्यूरोसर्जन द्वारा, जिसमें उनको ब्लीडिंग का क्लॉट निकालना पड़ सकता है। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग और हेमरेजिक के बारे में। कभी कभी खून की नस में कुदरती या एक्वायर्ड एब्नॉर्मलिटी की वजह से नस में फटना हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम एन्यूरिज्मल एसेज या सब अरेकॉनॉइड हेमरेज भी कहते हैं, या फिर वैस्कुलर मालफॉर्मेशन की वजह से भी ये हो सकता है। इन नामों से जाना जाता है इसको। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रप्चर एन्यूरिज्मल एसेज के लक्षणों के द्वारा और उसका इलाज क्या कैसे किया जाता है। कई बार बीपी हाई होने की वजह से या फिर कुछ और जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से हमारे ब्रेन की नसों में कुदरती तौर पर गुब्बारे बनने लगते हैं या फिर बलून बनने लगते हैं, जिसे एन्यूरिज्म्स कहते हैं। उसकी वॉल और परत काफ़ी कमज़ोर होती है, पतली होती है। इस गुब्बारे को सैकुलर एन्यूरिज्म कहते हैं। उसी तरह पूरी की पूरी नस भी कभी कभी फूल जाती है, जिसे फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म कहते हैं। इसी नसों की कमजोरी के कारण गुब्बारे में जब कभी लीकेज हो जाता है या फिर ये ब्रेन में बीपी बढ़ जाता है, तभी ये ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एन्यूरिज्म्स गिव अवे हो जाता है। यूजुअली इसका सबसे कॉमन लक्षण है कि मरीज को जीवन में इतना तेज सिर दर्द हो या कि उसको अभी तक ऐसा कभी ना हो। साथ साथ में उल्टी होना, नौशिया होना, बोलने में क्षमता कम हो जाना या फिर हाथ पैर में लकवे के लक्षण होना या मिर्गी के झटके आना। अगर ये पेशेंट इमरजेंसी में लक्षणों के कारण साथ में आते हैं तो उनका अर्जेंटली सीटी स्कैन या फिर सीटी एंजियोग्राफी कराई जाती है। अगर सीटी स्कैन में ब्लीडिंग कंफर्म होती है एंड सीटी एंजियोग्राफी में ये फफाला या फिर गुब्बारा दिख जाता है, वो तुरंत एक न्यूरो इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। वो डीएसए या फिर सेरेब्रल एंजियो करके तारों के माध्यम से ये गुब्बारे तक पहुंच सकते हैं एक्सरे के द्वारा, और इन गुब्बारों के अंदर प्लैटिनम धातु की कॉइल्स भर देते हैं, जिससे ये गुब्बारे या फिर एन्यूरिज्म पूरी तरह बंद हो जाते हैं और फिर से ब्लीडिंग और लीकेज होने का चांस ना के बराबर हो जाता है। अगर ये प्रोसीजर समय के अंदर ना किया जाए तो यह एन्यूरिज्म्स 72 घंटे के अंदर फिर से लीकेज या फिर ब्लीडिंग हो सकता है, जिसका चांसेस 40% तक रह सकता है। अगर ये ब्लीडिंग हो जाए तो कई केसेस में जानलेवा भी हो सकता है एंड 60 से 80% मरीज सेकंड एपिसोड या अटैक सर्वाइव भी नहीं कर पाए। सो दोस्तों, आपके किसी रिश्तेदार को ऐसा हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज हुआ है और अगर आपको कोई इमरजेंसी में बताया गया है कि पेशेंट को ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से ब्लीडिंग हुआ है, तो तुरंत आप एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कॉइलिंग द्वारा या फिर आधुनिक ऑल्टरनेटिव्स द्वारा ट्रीटमेंट कर पाए एंड रिपीट ब्लीडिंग को की रिस्क बचा पाए। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बैड हो सकते हैं। कई बार कहीं सही समय पर या फिर सही ट्रीटमेंट ना देने पर पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए तुरंत एन्यूरिज्मल एसेज का इलाज समय पे कराएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को क्लिक कीजिए।